हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एंड एनालिसिस में। मैं हूं गिरीश वानखेड़े और मैं रेगुलरली रिव्यूज करता हूं फिल्मों के, वेब सीरीज के और डॉक्यूमेंट्रीज के। आज के रिव्यू का टाइटल है द लिटिल थिंग्स, जो कि अमेरिकन क्राइम थ्रिलर ड्रामा फीचर फिल्म है और ये स्ट्रीम हो रही है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर 19 जून 2021 से। ये फिल्म थिएट्रिकली रिलीज हुई थी इसी साल यूएस में जनवरी में और इसका बॉक्स ऑफिस का रिस्पांस पॉजिटिव था। इसके अलावा इसको क्रिटिकली भी काफ़ी सराहा गया था और इस फिल्म की विशेषता ये है कि 3 मेजर एक्टर्स जो इस फिल्म में फीचर कर रहे हैं वो तीनों ऑस्कर विनर्स हैं। इनमें सबसे पहले डेंजल वॉशिंगटन, जिन्होंने ऑस्कर जीता था 1989 की ग्लोरी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और फिर 2001 की ट्रेनिंग डे के लिए वो बेस्ट एक्टर जीत चुके हैं। फिर है रामी मलिक, जो 2018 की बोहेमियन रैप्सोडी के लिए बेस्ट एक्टर का ऑस्कर जीत चुके हैं। और फिर है जेरेड लेटो, जो 2013 की डलास बायर्स क्लब के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब जीत चुके हैं। तो ऐसे 3 महारथी एक्टर्स जब एक ही फिल्म में हो और वो भी क्राइम थ्रिलर में, तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस तो आसमान छूते हैं। मुझे याद है 1984 में आई थी डेनिश डायरेक्टर लार्स वान ट्रियर की फिल्म द एलिमेंट ऑफ क्राइम। इस फिल्म में एक पुलिस डिटेक्टिव एक ऐसे सीरियल किलर का पीछा करता है जो लड़कियों के रेप्स और हत्याओं में शामिल है। फिर है 2003 की साउथ कोरियन डायरेक्टर बॉन्ग जून हो की मेमोरीज ऑफ मर्डर, जो साउथ कोरिया के सबसे पहले सीरियल किलर पर बेस्ड थी। ये बॉन्ग जून हो वही हैं जिन्होंने फिर 2019 में बनी पैरासाइट के लिए बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर जीता था। फिर एक अमेरिकन फिल्म है मॉन्स्टर, जिसमें सीरियल किलर के रोल के लिए चार्लाइज थेरॉन 2004 में बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर जीत चुकी हैं। और फिर है इसी जॉनर में सबसे क्लासी अमेरिकन डायरेक्टर डेविड फिंचर ने डायरेक्ट की हुई 2 फिल्में जिन्हें इस जॉनर की सबसे रिस्पेक्टेड फिल्में कहा जा सकता है। उनमें से एक है 1997 की 7 और दूसरी है 2007 की ज़ोडिएक। इन दोनों ही फिल्मों में सीरियल किलर्स को पकड़ने के बड़े ही इंटरेस्टिंग और शॉकिंग तरीके दिखाए गए हैं, लेकिन इन दोनों में से 7 है जो द लिटिल थिंग्स के सबसे करीब है। इसका कारण ये है कि 7 में 2 डिटेक्टिव्स हैं, मॉर्गन फ्रीमैन और ब्रैड पिट, जो सस्पेक्ट केविन स्पेसी के पीछे पड़े हैं। और सेम वही है द लिटिल थिंग्स में, जहां फिर 2 डिटेक्टिव्स डेंजल वॉशिंगटन और रामी मलिक तफ्तीश कर रहे हैं एक सस्पेक्ट की, जो कि जेरेड लेटो है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 7 में डिटेक्टिव के रोल के लिए मॉर्गन फ्रीमैन से पहले डेंजल वॉशिंगटन को ही सोचा गया था। उन्होंने तो यह फिल्म नहीं की, लेकिन उसके बाद उन्होंने सीरियल किलर की खोजबीन करने वाले डिटेक्टिव के कई सारे रोल्स किए, जिनमें प्रोमिनेंट फिल्में हैं द बोन कलेक्टर, फॉलन और वर्चुअसिटी। द लिटिल थिंग्स की कहानी सेट है 1990s के एलए में, जहां डिकन नाम का एक डिटेक्टिव पहुंचा है कैलिफोर्निया से नए मर्डर के एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। और यहां आकर वो एक दूसरे अपने जूनियर डिटेक्टिव बैक्स्टर से मिलता है, जो उसे लेकर एक नए मर्डर स्पॉट पर चला जाता है। इस मर्डर को देखने के बाद डिकन को वो सीरियल किलिंग याद आ जाती है जो 5 साल पहले हुई थी, और उसकी भी मॉडस ऑपरेंडी ऐसी ही थी और उसे वो आज तक सॉल्व नहीं कर पाया था। अब वो इस नए जूनियर डिटेक्टिव के साथ रहकर इस केस की तह तक पहुंचने का निश्चय कर लेता है और वहीं पर एक होटल में रहकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। एक के बाद एक खून तो होते ही चले जाते हैं, लेकिन डिकन की बड़ी ही बारीकी से की हुई खोजबीन से एक सस्पेक्ट मिल जाता है। डिकन इस सस्पेक्ट ने खाए हुए पिज्ज़ा, उसने यूज़ की हुई गाड़ी का ट्रंक स्पेस, उसका डेली रूटीन और फिर उसकी सारी गतिविधियों को बड़ी ही सूक्ष्मता से स्टडी करता है। और वो ये कहता है कि ये द लिटिल थिंग्स है जो उसके इन्वेस्टिगेशन के रुख को आगे बढ़ा रही है। अब इसमें जो सस्पेक्ट है वो भी बड़ा शातिर है और कई बार पुलिस वालों और डिटेक्टिव से एक कदम आगे हैं। जांच बड़ी ही फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन फिर करनी तो है और फिर सस्पेक्ट के खिलाफ सबूत भी जुटाने हैं। अब ये कैसे कर पाते हैं ये दोनों डिटेक्टिव्स, जिनकी व्यक्तिगत जिंदगियां भी इस केस के दांव पर लगी हुई है। उसकी है ये बड़ी ही एजी और एब्जॉर्बिंग फिल्म, जिसमें कुछ खामियां भी हैं और कुछ खूबियां भी। अगर हम सबसे पहले खामियों की बात करें तो इसमें सबसे पहली खामी है स्क्रीन प्ले।
ये बेहतर हो सकता था। बड़ा ही टेम्पलेट नुमा और फॉर्मूला फिल्मों जैसा लिखा गया स्क्रीन प्ले, जिसके कारण कोई नवीनता दिखाई नहीं देती। डायरेक्टर जॉन ली हैनकॉक ने लिखा है स्क्रीन प्ले जो बस एवरेज है। दूसरी खामी है प्रेडिक्टेबिलिटी। कहानी बड़े ही प्रेडिक्टेबल तरीके से आगे बढ़ती है और फिर आपने इस तरह की कई सारी फिल्में देखी है और फिर आपने 7 देखी है, इसलिए ये फिल्म बड़ी सेवनिश लगती है। तीसरी खामी है एडिटिंग। कार ड्राइव के कुछ सीक्वेंसेस और फिर कुछ चेस सीन्स कुछ ज़्यादा स्ट्रेच कर दिए गए हैं। इस फिल्म की लेंथ है 128 मिनट, जो कम से कम 15 मिनट से कम हो सकती थी। इन 3 खामियों के अलावा अगर हम खूबियों की बात करें तो इस फिल्म की सबसे पहली खूबी है डायरेक्शन। जॉन ली हैनकॉक बड़े ही एक्सपीरियंस डायरेक्टर रहे हैं और उनकी कई सारी फिल्मों में 2013 की सेविंग मिस्टर बैंक्स और फिर 2019 की द हाईवेमैन प्रमुख रही है। इस फिल्म में भी उनकी स्टोरी टेलिंग में एक स्पार्क है, कैरेक्टराइजेशन में मैच्योरिटी है और ओवरऑल इम्पैक्ट इम्प्रेसिव है। दूसरी खूबी है परफॉर्मेंसेस। तीनों मेन लीड एक्टर्स सुपरलेटिव है अपने अपने किरदारों में और फिर डेंजल वॉशिंगटन को बस स्क्रीन पे देखने का अपना एक अलग आनंद है और फिर जेड लेटो और रैमी मलिक कॉम्पिटिटिव है। जेड लेटो इस फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर नॉमिनेटेड थे। तीसरी खूबी है सिनेमाटोग्राफी। इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की है जॉन श्वार्ट्जमैन ने, जो कि अमेजिंग है। ये सिनेमाटोग्राफर जुरासिक वर्ल्ड और सी बिस्किट कर चुका है और इस फिल्म में 1990s का LA बड़ा ही इम्पैक्टफुल तरीके से कैप्चर किया गया है। चौथी खूबी है म्यूजिक। थॉमस न्यूमैन है इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर, जो कि अपने आप में लीजेंड है। द शॉशैंक रिडेम्पशन और अमेरिकन ब्यूटी और फाइंडिंग नेमो और स्काईफॉल जैसी फिल्मों के लिए स्कोर कर चुके इस कंपोजर ने इस फिल्म में बड़ी ही कुशलता से एम्बिएंट म्यूजिक सेट किया है, जो एब्जॉर्बिंग भी है और इम्पैक्टफुल भी। इन 4 खूबियों के अलावा मैं आपको बता दूं कि डिटेक्टिव्स और सीरियल किलर्स का कैट एंड माउस का गेम कितना भी पुराना क्यों ना हो, ये कभी भी अपना चार्म नहीं खोता और इसमें अगर ब्रिलियंट एक्टर्स हों तो वो अपने स्किल से ऐसी फिल्मों को एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाते हैं। वही हुआ इस फिल्म के साथ। सो गो फॉर इट।